अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इन जहर आलूद ख्यालात ने मेरी तबीयत मुकद्दर कर दी। पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ज़िम्मेदार शख्स जब इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता है तो बाअल्फाज़े दीगर वो डिपार्टमेंट के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहा होता है, क्योंकि इसके ऐसे अमल से कानून ठठोल बनकर रह जाता है। इब्तिदा में मेरे जहन में चौधरी फिरोज़ की शख्सियत के हवाले से जो सेहतमंद और मुस्बित तसव्वुर कायम हुआ था, तल्ख़ हक़ाइक़ आश्कारा होने के बाद वो किरची किरची होकर मेरी याददाश्त में बिखर गया था। इन तकलीफ दे लम्हात में खुद को नींद की देवी के हवाले करने से पहले मैंने ये इरादा बांधा कि कल किसी वक्त मैं माजा की महबूबा से एक तफसीली मुलाकात ज़रूर करूँगा। मुझे उम्मीद थी कि ताजी मेरे लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। 21 जनवरी की सुबह बड़ी सनसनीखेज़ और हंगामा परवर साबित हुई। मैं हस्बे मामूल नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद नाश्ते की तैयारी कर रहा था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस खिलाफ तवक्के दस्तक ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कांस्टेबल रईस को खड़े देखा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या बात है रईस? मैंने तशवीश भरे लहजे में दरियाफ्त किया। तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? इधर नसीराबाद में भी जफरगढ़ जैसी एक वारदात हो गई है, कांस्टेबल ने इज़्तिरारी लहजे में बताया। वहाँ से 2 बंदे इतला देने आए हैं और बार बार मिन्नत कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। मौज़ा नसीराबाद मेरे थाने से 150 मील के फासले पर जुनूब मगरिब में वाक़ था। मैंने कांस्टेबल से पूछा, क्या डाकू नसीराबाद के किसी वसनीक की टांग काट कर ले गए हैं? ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि कांस्टेबल रईस के बयान के मुताबिक नसीराबाद में भी जफरगढ़ जैसी एक वारदात हो गई थी। मेरे इस्तफसार के जवाब में कांस्टेबल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं जनाब, इस बार डाकू पटवारी अमीर बख्श का एक हाथ काट कर ले गए हैं। पटवारी का छोटा भाई करीम बख्श एक बंदे के साथ थाने में बैठा है और मुसलसल यही इसरार कर रहा है कि पुलिस को फ़ौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ नसीराबाद जाने के लिए किसी टांगे का बंदोबस्त करो। मैंने कांस्टेबल से कहा, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। रईस के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म पहनने के दौरान में ही जल्दी जल्दी वाजबी सा नाश्ता किया और तैयार होकर थाने आ गया। हवलदार खादिम हुसैन ने मेरे कमरे में आकर मुझे सलाम किया और गंभीर लहजे में बोला, मलिक साहब, हमारा ख्याल था कि डाकुओं का अगला शिकार चौधरी इनाम होगा, लेकिन पटवारी अमीर बख्श निशाना बन गया। क्या पटवारी का माजी के मामला से कुछ लेना देना है? मैंने पूछा। जी बिल्कुल है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। पटवारी अमीर बख्श और चौधरी फिरोज़ में बड़ी गहरी दोस्ती है। सिराजुद्दीन की 5 एकड़ ज़रई अराज़ी चौधरी ने इसी पटवारी की मदद से अपने नाम कराई थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मेरा ये शक रफ्ता रफ्ता यकीन में बदलता जा रहा है कि इन वाक़यात के पीछे माजा ही का हाथ है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने हवलदार से पूछा, खादिम हुसैन, क्या तुमने 2 सादा लिबास एहलकारों को जफरगढ़ की जानिब रवाना कर दिया है? जी मलिक साहब, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और बताया। कांस्टेबल मुख्तार अहमद और फजल महमूद आपकी आमद से चंद मिनट पहले ही थाने से गए हैं। मैंने इन्हें इनका काम अच्छी तरह समझा दिया है। वेरी गुड, मैंने तारीफ़ी नज़र से इसकी तरफ देखा और तशवीश भरे अंदाज में कहा। पटवारी वाले वाक़ये के बाद चौधरी इनाम के लिए हालात और भी ख़तरनाक हो गए हैं। मैं नसीराबाद से होकर आता हूँ। इस दौरान में थाने के मामलात को तुमने संभालना है। आप बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। मैं आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसी वक्त कांस्टेबल रईस ने मेरे पास आकर बताया कि मलिक साहब, मैंने आपके लिए टांगे का इंतज़ाम कर दिया है और इतला कुनिंदगान को थाने में बिठा भी दिया है। अब तुम भी जाकर टांगे पर सवार हो जाओ। मैंने कहा, तुम मेरे साथ नसीराबाद जाओगे? जो हुक्म मलिक साहब। ये कहते हुए कांस्टेबल कमरे से निकल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौज़ा नसीराबाद मेरे थाने से महज 1.5 मील की दूरी पर जुनूब मगरिब में वाक़ था। ये मुख्तसर सा फासला तय करने में हमें चंद मिनट लगे होंगे। ताहम ठंडी ठार खुली फ़ज़ा में सफ़र करते हुए हमें लग पता गया था। रास्ते भर पटवारी के भाई से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा था। करीम बख्श ही की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि पटवारी को अभी किसी अस्पताल नहीं ले जाया गया, ताहम इसके कटे हुए हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी गई थी।
जिससे खून के बहाव में तो कमी वाक़ई हुई थी, मगर खून का रिसाव जारी था। मेरे नज़दीक पटवारी के घर वालों ने अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। फौरी तौर पर पटवारी को हॉस्पिटल पहुंचाना नागुज़ीर था। मौज़ा नसीराबाद लगभग 100 घरों की आबादी का एक छोटा सा गांव था, जिसमें बसने वाले अफराद की तादाद 300 से 400 के दरमियान रही होगी। टांगा पटवारी अमीर बख्श के घर के सामने रुका और मुझे फिलफौर इस कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां इस वक्त पटवारी एक गर्म बिस्तर पर हाय हाय कर रहा था। मैं पटवारी वाले पलंग के नज़दीक ही एक कुर्सी पर बैठ गया और पट्टी बंधे हाथ का बगौर मुआयना करने लगा। पटवारी के दाएं हाथ को कलाई के मकाम से काटा गया था और ये दिल खराश कार्रवाई करने वाले उसका कटा हुआ दायां हाथ साथ ले गए थे। ये बड़ी हद तक चौधरी फिरोज वाले वाक़ये से मिलती जुलती वारदात थी। पटवारी अमीर बख्श की उम्र 55 साल थी। इसने शादी नहीं की थी, लिहाजा इसके साथ बीवी बच्चों वाला कोई मामला नहीं था, जबकि इससे 5 साल छोटा भाई करीम बख्श शादीशुदा था। इसकी औलादों में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। करीम बख्श की बीवी जमीला एक सुखड़ घरेलू औरत थी। दोनों भाई एक ही घर में राजी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे कि गुज़िश्ता रात वाले वाक़ये ने इनके सुकून और खुशी को तहोबाला करके रख दिया था। पटवारी अमीर बख्श की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे कोई लंबी चौड़ी पूछताछ करता, ताहम चंद सवालात करने बहरहाल ज़रूरी थे। मेरे इस्तफसार पर उसने तकलीफ कराते हुए जो बयान किया कहानी को, वो चौधरी फिरोज वाले वाक़ये की बाज़गश्त लगती थी। ढाटापोश, 3 मुसल्लह डाकू, कुछ और बुग़दा और मुड्डी, तकिए का डोरी वाला खिलाफ, ज़ालिमाना कार्रवाई और ये जा वो जा। आप किसी पर शक है? मैंने पटवारी की आंखों में देखते हुए पूछा। थानेदार साहब, शक नहीं, यकीन है, वो दर्द की शिद्दत से कराहते हुए बोला। ये इसी नामुराद माजे का काम है जिसने कल रात चौधरी साहब की टांग काटी थी। माजे की आपसे क्या दुश्मनी है ऐसी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो खामखा ही मेरा दुश्मन बन गया है, वो अजियत भरी आवाज़ में बोला। हालांकि मैंने कभी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माजे का बाप चौधरी साहब का मकरूज था और कर्ज लेते वक्त सिराजुद्दीन ने अपनी 5 एकड़ ज़मीन के कागजात चौधरी साहब के पास रखवाए थे। ऐसी ज़मानत का मतलब यही होता है कि अगर कर्ज और कर्ज की रकम वापस न कर सके तो कर्ज खा उसकी गिरवी रखी हुई चीज़ का मालिक बन जाता है। मैंने तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई में चौधरी साहब की मदद की थी, इसमें मेरा क्या कसूर थानेदार साहब? मुझे इन सवालों का जवाब भी मिल गया था जो मैंने पटवारी से पूछे भी नहीं थे, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर घायल पटवारी को कांस्टेबल रईस की निगरानी में ज़रूरी इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया और ख़ुद करीम बख्श के साथ मसरूफ़ हो गया। करीम बख्श निस्फ सदी का सफ़र तय कर चुका था। वो दरमियाने कद का मालिक एक फरबा शख्स था। इसके पास 20 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। ज़राअत के तमाम मामलात में इसके दोनों बेटे मंसूर और सईद भी इसकी मदद करते थे। मंसूर की उम्र 20 साल थी, जबकि सईद 18 साल का था। आसिया और मरियम अपने भाइयों से छोटी थी, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 15 और 10 साल थीं। मंसूर अपने ज़ख्मी ताया पटवारी अमीर बख्श के साथ हॉस्पिटल चला गया था, जबकि सईद मेरे पास मौजूद था। क्या पटवारी के साथ यह हादसा इसी कमरे में पेश आया है? मैंने सवाल करने के बाद बारी बारी बाप बेटे की तरफ देखा। नहीं जनाब, सईद ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। ताया अब्बू अपने कमरे में सो रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। बाद में हम इन्हें उठाकर यहाँ ले आए थे ताकि इनके ज़ख्मी हाथ की मरहम पट्टी कर सकें। करीम बख्श ने बताया। हम दोनों भाई अगरचे एक ही चारदीवारी के अंदर रिहाइश पजीर हैं और खाना पीना भी एक साथ ही है, लेकिन अमीर भाई ने अपने आराम के लिए एक अलग थलग कमरा मखसूस कर रखा है। इनका सारा सामान, कपड़ा लत्ता, कागजात वगैरह वगैरह सब कुछ इसी कमरे में रखा हुआ है। इस वक्त आप जहाँ बैठे हुए हैं, घर का ये हिस्सा हमारे इस्तेमाल में है। मैं इस अलग थलग कमरे का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ पिछली रात पटवारी साहब सो रहे थे। मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? क्यों नहीं जनाब, आप आएँ मेरे साथ। करीम बख्श भी मेरी तकलीद में उठकर खड़ा हो गया था। वो मकान लगभग 10 मरला ज़मीन पर तामीर किया गया था। कराची वाले इस मकान के रकबे को कमोबेश 300 गज समझ लें। करीम बख्श फैमिली वाला था और इसकी फैमिली मेंबर्स की तादाद 6 थी, लिहाजा मकान के बेशतर हिस्से पर इन्हीं लोगों का कब्जा था।
पटवारी अमीर बख्श के तसर्रुफ में सिर्फ एक ही कमरा था और मज़कूरा कमरा घर के दाखिली दरवाजे की जानिब बना हुआ था और दूसरी तरफ बैठक थी। बैठक की तरफ पटवारी वाले कमरे में दाखिले के लिए एक दरवाज़ा बाहर की सिमत भी था। मैं करीम बख्श के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से से चलते हुए इस कमरे तक पहुंचा था, लिहाजा मज़कूरा कमरे में दाखिल होने के लिए हमने अंदरूनी दरवाज़ा इस्तेमाल किया। वो एक कुशादा कमरा था जिसमें इंसानों की आमदोशुद के लिए 2 दरवाजे थे और रोशनी और हवा के गुजर के लिए एक खिड़की मौजूद थी, जैसा कि मुतासिरा चौधरी फिरोज की ख्वाबगाह में भी थी, जहां मुबैना तौर पर डाकुओं ने उसे बाईं टांग से महरूम कर दिया था, जबकि यहाँ पर पटवारी की दाईं कलाई को हाथ के वजूद से बेनियाज कर दिया गया था। ये खासा अजीब मगर दिलचस्प इत्तेफाक था। एक और कदर मुश्तरक ये भी थी कि दोनों के कमरे के आगे कुशादा सहन था, यानी चौधरी की ख्वाबगाह के सामने और पटवारी की ख्वाबगाह के पहलू में। चौधरी अमीर बख्श के कमरे में एक दीवार के साथ पलंग बिछा हुआ था, जिस पर गर्म बिस्तर भी नजर आ रहा था। ताहम मज़कूरा बिस्तर पर मुझे कहीं भी खून के धब्बे दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता कमरे के फर्श पर चौबी मुड्डी पड़ी थी, जिसके नज़दीक दूर दूर तक खून फैला हुआ था। मैं खून आलूद फर्श का मुआयना कर ही रहा था कि करीम बख्श ने दुख भरे लहजे में मुझे बताया, वो जालिम लोग अमीर भाई का हाथ काटने के बाद इन्हें इधर ठंडे फर्श पर ही तड़पता हुआ छोड़ गए थे। जब हमने यहाँ आकर देखा तो इनका चेहरा तकिए के खिलाफ में छुपा हुआ था और वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला रहे थे। फिर हम इन्हें उठाकर घर के दूसरे हिस्से में ले गए थे। करीम बख्श अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैं सोचने लगा। हमलावर डाकुओं को गधे घोड़े की खूब पहचान थी। पटवारी का ऑपरेशन करने के बाद वो इसे मुसबह पर ही फेंक कर गए थे, जबकि चौधरी की सर्जरी के बाद वो इसे गर्म बिस्तर पर लिटा गए थे। मुझे कमरे में एक नागवार सी बू का एहसास हो रहा था। जब से मैं इस कमरे में दाखिल हुआ था, ये बू मुसलसल मेरे नथनों पर दस्तक दे रही थी। पहले तो मैं यही समझा कि ये फर्श पर फैले हुए खून की बू है, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो महज बू ही नहीं बल्कि बदबू है, एक मखसूस बिसांत। मैं इस वक्त उकड़ू बैठकर फर्श का मुआयना कर रहा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पलंग के नीचे झांक कर देखा। अगले ही लम्हे इस बिसांत का माखिज मुझे नजर आ गया। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि पटवारी के पलंग के नीचे एक घुटने से कटी हुई टांग पड़ी थी। इस अमर में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि वो अधूरी टांग जफरगढ़ के मुतलकुल अनान चौधरी फिरोज के बदन का ही हिस्सा थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और करीम बख्श की तरफ देखकर सरसराती हुई आवाज़ में कहा, इस पलंग को हटाने में मेरी मदद करो। मज़कूरा पलंग खासा वज़नी था, वरना मैं अकेला ही इसे घसीट लेता। करीम बख्श कोई सवाल किए बगैर मेरे हुक्म की तामील में लग गया। देखते ही देखते हम दोनों ने पलंग उठाकर एक दूसरी जगह पर रख दिया। अगले ही लम्हे करीम बख्श के हलक से एक हैरत भरी आवाज़ खारिज हुई, थानेदार साहब, ये क्या है? ये तुम्हारे भाई अमीर बख्श के अजीज़ अज़जान दोस्त चौधरी फिरोज की टांग का एक हिस्सा है, जो पिछली रात डाकुओं ने हवेली में काटी थी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में करीम बख्श को बताया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि आपके भाई का कटा हुआ हाथ कहाँ पाया जाएगा। वो बेसाख्ता बोला, जहाँ माजद तीसरी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल दुरुस्त। मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा। आप एक ज़हीन इंसान हैं। आप जल्दी से कोई ऐसा थैला या बोरी ले आओ जिसमें कटी हुई बुसांदी टांग को बंद किया जा सके। जी ठीक है, ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। मैंने गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में चौधरी फिरोज से तफसीली मुलाकात की थी, इसलिए मैं इस टांग को देखते ही पहचान गया था, क्योंकि चौधरी को लिबास तब्दील किए बगैर इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। इस अधूरी बेजान टांग पर वही लिबास मौजूद था जो चौधरी ने ज़ेबतन कर रखा था। 2 मिनट से पहले करीम बख्श लौट आया। सईद भी इसके साथ था। करीम बख्श के हाथ में मुझे खाद वाली खाली बोरी नजर आई तो मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और कहा, करीम बख्श, तुमने बहुत अच्छा किया कि खाद वाली खाली बोरी उठा लाए। कटी हुई टांग की बुसांग खाद की मखसूस बू में नफूज होकर अपना वजूद खो देगी। अब तुम लोग जल्दी से इस अधूरी टांग को खाद वाली बोरी में कैद करके बोरी के मुंह को अच्छी तरह बंद कर दो। अब तुम लोग जल्दी से इस अधूरी टांग को खाद वाली बोरी में कैद करके बोरी के मुंह को अच्छी तरह बंद कर दो।
आइंदा 10 मिनट में इन बाप बेटा ने मेरी हिदायत के मुताबिक चौधरी फिरोज की कटी हुई टांग को पैक करके घर के सहन में एक तरफ रख दिया। इसके बाद करीम बख्श का बेटा सईद वहां से चला गया। मैं दोबारा पटवारी के कमरे का जायजा लेने लगा। इस अलमारी में क्या है? मैंने एक दीवार के साथ इस्तादा चौबी अलमारी की जानिब इशारा करते हुए पूछा। अमीर भाई इस अलमारी में अपने ज़रूरी कागजात रखते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ फाइलें और दीगर दस्तावेजात। इसने बताया, इसकी चाबी भाई साहब के पास ही होती है, इसलिए मैं अलमारी को खोलकर आपको नहीं दिखा सकता। इसकी ज़रूरत नहीं करीम बख्श, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। आप भाई को कोई मामूली इंसान नहीं हैं, वो एक पटवारी हैं। ज़मीन और जायदाद के कागजात से इनका सुबह शाम का वास्ता है। मैं इनके काम को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। थानेदार साहब, वो गंभीर आवाज़ में बोला, अगर आप हम लोगों पर एक मेहरबानी कर दें तो हम आपका एहसान ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बात के इख्तिताम पर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आया। इसके चेहरे और आंखों से बेपनाह कर्ब झलकता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, करीम बख्श, इस अंदाज में खुशामद की ज़रूरत नहीं। साफ साफ बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। अगर कानून के दायरे में रहते हुए मेरे लिए मुमकिन हुआ तो ज़रूर करूँगा। माँ जी की असल दुश्मनी चौधरी फिरोज से है, वो वजाहत करते हुए बोला। चौधरी का अमीर भाई से बहुत मेल मिलाप है, इसीलिए वो भाई के खिलाफ हो गया है। आप माजा की इस मुखालफत को बुग़्ज़ समझ लें। मैंने गहरी नज़र से करीम बख्श की तरफ देखा और टटोलने वाले अंदाज में पूछा, माजा की चौधरी फिरोज से क्या दुश्मनी है? देखें जी, मैं अपने काम से काम रखने वाला एक सीधा साधा ज़मींदार हूँ, इसलिए खामखा के मामलात में नहीं पड़ता। वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन अमीर भाई का काम ऐसा है कि इन्हें हर किस्म के लोगों से मिलना पड़ता है, जिसमें अच्छे बुरे सभी शामिल हैं। इनसे तो घर पर मुलाकात करने भी कई अफराद आते हैं। ये कुर्सियां उन्होंने अपने मुलाकातियों के लिए ही रखी हुई हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने कमरे की एक दीवार के साथ लगी 4 कुर्सियों की जानिब इशारा कर दिया। कमरे में दाखिल होते ही मज़कूरा कुर्सियों पर मेरी निगाह पड़ी थी और मैंने सोचा था कि करीम बख्श से इसके बारे में इस्तफसार करूँगा, लेकिन अधूरी टांग की बाजियाबी ने मेरी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली थी और मैं करीम बख्श से पूछना भूल गया था। करीम बख्श के नामुकम्मल जवाब से मैंने कहा, आपने मुझे माजा और चौधरी फिरोज की दुश्मनी के बारे में नहीं बताया। मैं इसी तरफ आ रहा था। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि चौधरी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो चौधरी के ग़ैज़ व ग़ज़ब से हद दर्जा खौफज़दा था, मगर अपने पटवारी भाई की पोजीशन साफ़ करने का भी मुतमन्नी था, इसलिए वो बेमहाबा कुछ कहने से हिचकिचा रहा था। करीम बख्श, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया तो समझो, ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस घर की 4 दीवार से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अभी या बाद में कभी ये पता चला क्या आपने मुझसे गलत बयानी की थी, तो फिर मुझसे किसी रू रियायत की तवक्को नहीं रखना। चौधरी फिरोज तो हो सकता है कि अमीर बख्श की दोस्ती के तुफैल आपको माफ़ कर दे, मगर कानून को गुमराह करने के जुर्म में मैं आपका वो हशर करूँगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कुछ भी गलत कहूँ तो मेरा झूठ मेरी औलाद के लिए कहर बन जाए। वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, इससे ज़्यादा मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने बगौर करीम बख्श की आंखों चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और मुझे वहाँ किसी किस्म की रुबाही के आसार दिखाई नहीं दिए। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा, शुरू हो जाएं, मैं सुन रहा हूँ। आइंदा 15-20 मिनट में करीम बख्श ने मुझे ज़फ़रगढ़, वहाँ के चौधरी ख़ानदान और माझा एंड कंपनी के बारे में जो कुछ बताया वो हवलदार खादिम हुसैन की फराहम करदा मालूमात से मेल खाता था। इससे मुझे 2 बातों का यकीन हो गया। अव्वल, खादिम हुसैन मेरे साथ बालफाज़ दीगर कानून के साथ 100% मुखलिस था। दोयम, चौधरी फिरोज और उसका फर्जंद सग़ीर चौधरी इनाम रजील दर्जा अव्वल थे। इन्हें किसी भी तरह की मौका देना एक संगीन गलती के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसे ताले आज़मा और सफ़ाक अफराद की सरकूबी मुझ पर वाजिब हो गई थी, कबल इसके कि इनकी कोई नई रज़ालत मेरे समात तक रसाई हासिल कर पाती। मुझे कोई हंगामी कदम उठाना था। करीम बख्श खामोश हुआ तो फिर ने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या आपने कभी अपने भाई अमीर बख्श
को समझाने की कोशिश नहीं की कि वो चौधरी फिरोज जैसे गुर्गे गरसना अपराध से दूर रहें, क्योंकि इस कुमाश के लोगों की गरसनगी कभी ख़त्म नहीं होती। ये अपने साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। वो क्या कहते हैं, छठ बुरेदी यारी। अमीर भाई मुझसे बड़े हैं और पढ़े लिखे भी हैं। वो बेबसी से बोला। मेरी बात का इन पर असर नहीं होता और मैं ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दे सकता। वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनते। वो हमेशा से अपनी मर्ज़ी के मालिक रहे हैं। जब हमारे माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अमीर भाई शादी कर लें, लेकिन ये किसी तरह तैयार ना हुए। अगर इन्होंने ठीक वक्त पर शादी कर ली होती तो आज इनके भी बच्चे होते। वो यूं तन्हाई की ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक अफसरदा सांस खारिज की, फिर आसमान की तरफ देखते हुए ख्वाबनाक लहजे में बोला, जो सोने रब की मर्जी। करीम बख्श, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली भरे अंदाज में कहा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं जल्दी अमीर बख्श को राह रास्त पर लाने का कोई रास्ता निकाल लूँगा। और हाँ, हमारे बीच अभी जो बातचीत हुई है इसे भूल जाना। इस वक्त हम दोनों के सिवा पटवारी के कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और बड़ी फर्माबरदारी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी थानेदार साहब, आपका जो हुक्म। अचानक मेरी नज़र पटवारी के कमरे के इस दरवाजे पर पड़ी जो बाहर गली में खुलता था। इस वक्त मज़कूरा दरवाजे पर अंदर से कुंडी चढ़ी हुई थी। मैंने उंगली से दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए करीम बख्श से पूछा, क्या अमीर बख्श घर में आमदोरफ्त के लिए यही दरवाज़ा इस्तेमाल करता है? नहीं जनाब, ये दरवाज़ा सिर्फ इन मुलाकातियों के लिए इस्तेमाल होता है, करीम बख्श ने बताया। भाई घर में दाखिले के दरवाजे ही से आते जाते हैं, जैसा कि हम सब करते हैं। फिर घर से अपने कमरे में जाने के लिए वही दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं। उसने कमरे के पहलू वाले घर की सिमत खुलने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताया, जब कोई बंदा अपने किसी काम से भाई के पास आता है तो वो इसके लिए बैरूनी दरवाज़ा खोलते हैं ताकि घर में पर्दे के मामलात मुतासिर ना हों। आज किस वक्त आप लोगों को पता चला कि अमीर बख्श के साथ कोई अजियतनाक हादसा पेश आ चुका है? मैंने करीम बख्श की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। इस वक्त फजर की अजानें हो रही थीं। उसने रुहासी आवाज़ में बताया। अमीर भाई की चीखों की आवाज़ सबसे पहले मैंने ही सुनी थी, बल्कि यूँ समझे कि मेरी आंख इस दर्दनाक आवाज़ से खुली थी। मैंने फ़ौरन मंजूर और सईद को जगाया। फिर हम तीनों अमीर भाई के कमरे में पहुँच गए और हमने देखा अमीर भाई फर्श पर पड़े पूरी तरह तड़प रहे थे। उन्होंने बाएं हाथ से अपनी दाईं कलाई को पकड़ रखा था और इस कलाई पर हाथ कहीं नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि कलाई के मकाम से खून निकलकर कमरे के फर्श पर फैल रहा था। हम घायल अमीर भाई को उठाकर घर के दूसरे हिस्से में ले गए और खूब कसकर उनकी जख्मी कलाई पर पट्टी बांध दी। उसने तवक्कुफ करके एक झुरझुरी ली, फिर मेरी तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, इसके बाद ही मैंने आपको इतला देने के लिए थाने का रुख किया था। बाकी के मामला आपके सामने हैं। करीम बख्श अच्छी तरह सोच समझकर मेरे आखिरी सवाल का जवाब दें। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मादिल अंदाज में कहा, जवाब बाप बेटे। अमीर बख्श की चीखें सुनकर इस कमरे में पहुंचे तो कमरे का गली की तरफ का दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? इस दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे। वो मुतज़क्किरा बाला दरवाजे की जानिब देखते हुए इज़्तिरारी लहजे में बोला, मैंने इस दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी थी। हमलावरों का खेल मेरी समझ में आ गया था। इन लोगों में कोई ऐसा शख्स भी शामिल था जिसे अमीर बख्श अच्छी तरह जानता था और इसी नामालूम शख्स की आवाज़ पर पटवारी ने कमरे का दरवाज़ा खोला होगा, या ये भी हो सकता था कि इन डाकुओं में से किसी ने कमाले होशियारी से पटवारी के किसी शनासा बंदे की आवाज़ की नक्काली करके पटवारी से दरवाज़ा खुलवाया हो। इस मामले की हकीकत पटवारी के तफसीली इंटरव्यू के बाद ही खुलकर सामने आ सकती थी। मैंने नसीराबाद को सरेदस्त खैरबाद कहा और चौधरी फिरोज की बैग टांग को लेकर थाने की सिमत रवाना हो गया। मेरा इरादा तो जफरगढ़ जाने का था, लेकिन थाना चूँकि रास्ते में पड़ता था, इसलिए मैंने हवलदार खादिम हुसैन को टच करना ज़रूरी समझा था, क्योंकि इस केस के हवाले से मेरे जहन में जिस मनसूबाबंदी का अमल जारी था, इसके बारे में खादिम हुसैन को आगाह करना नागुज़ीर था। मैंने जो कुछ सोच लिया था, इसे अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल पर मुझे खादिम हुसैन के पुरखुलूस ताउन की ज़रूरत थी। लिहाजा इसका इस मंसूबे की जुज़ियात से वाकिफ़ होना
नहायत ही अहम और ज़रूरी था। ज़फ़रगढ़ पहुंचने से पहले हमारी आमद की इत्तला वहां तक रसाई हासिल कर चुकी थी। चौधरी इकराम ने अपने हवारियों के साथ हवेली के दाखिली गेट पर हमारा इस्तकबाल किया। रईस पटवारी अमीर बख्श को अस्पताल पहुंचाकर वापस आ गया था। मैंने इसे ज़फ़रगढ़ के दौरे के लिए अपने साथ रख लिया। इसी की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि चौधरी फ़िरोज़ को आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि वो इस वक्त अपनी हवेली में मौजूद होगा। मैंने कांस्टेबल को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा और खुद चौधरी इकराम की मईयत में चौधरी फ़िरोज़ के पास पहुंच गया।